हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो अभी नीट का आपका 2023 का पेपर हुआ है उसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक पेपर एवरेज लेवल का था, ना ही ज़्यादा इजी था और ना ज़्यादा टफ था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी के एप्लीकेशन बेस्ड पूछे गए थे। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो 51 जो आपके सामने है, मे बी आपके कोड में कुछ चेंजेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना इनके सॉल्यूशंस। देखिए गिवन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक असर्शन और रीजन दे रखा है बच्चों। मेटेलिक सोडियम डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक। बच्चों ये 11th एनसीईआरटी में एस ब्लॉक से आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है हमसे कि मेटेलिक सोडियम है उसको डिजॉल्व करना है लिक्विड अमोनिया में और जो सॉल्यूशन है वो डीप ब्लू कलर का बनेगा एंड पैरामैग्नेटिक होगा। ये हमारा असर्शन है। रीजन में बोल रहा है कि द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। चलिए बच्चों हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। देखिए ये एस ब्लॉक की कोई मेटल है। आप चाहें तो इसमें ग्रुप 1 की मेटल ले सकते हैं, ग्रुप 2 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। इसमें इसको हमें डिजॉल्व करना है लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में। इसका लेट्स हमने X प्लस बाय मॉलिक्यूल ले लिया है। ये लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन है आपका। होता क्या है बच्चों, एस ब्लॉक की जो मेटल है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, कैटायन बनाती है। नाउ दिस कैटायन इज सराउंडेड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स, एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये सराउंडेड करते हैं एम प्लस को। इसने जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, अगर आपने ग्रुप 1 का लिया तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, ग्रुप 2 का लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने ग्रुप 1 का ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द बाय नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव करता रहता है और अनपेयर्ड रहते हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको पता है बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन है, इसका नाम है अमोनिएट इलेक्ट्रॉन। तो इस अमोनिएट इलेक्ट्रॉन के कारण आपका जो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन है वो पैरामैग्नेटिक होगा और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण वो डीप ब्लू सॉल्यूशन भी दिखाई देगा। हमसे पूछा है कि जो रीजन में दे रखा है कि डीप ब्लू सॉल्यूशन का रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड, वो रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना था आपको, इस क्वेश्चन में हमें करना था कि असर्शन सही है, बिकॉज सोडियम जब डिजॉल्व होता है लिक्विड अमोनिया में तो डीप ब्लू कलर देता है। यस ये पैरामैग्नेटिक भी होता है, पर होता किसके कारण है, अमोनिएट इलेक्ट्रॉन के कारण। इन्होंने दे रखा द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ये रॉन्ग है। अमाइड का जब फॉर्मेशन करता है तो उसके कारण इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता है, कलर नहीं आता बच्चों। तो इसका असर्शन सही है बट रीजन इज द रॉन्ग। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सेकंड में आ रहा है कि ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया कैटालिस्ट से। आप देखते हैं बच्चों कैटालिस्ट दो तरह का होता है, एक तो होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हीट्रोजीनियस। डिफरेंस क्या है दोनों में। होमोजीनियस मतलब क्या होता है बच्चों, जो रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है यहां से प्रोडक्ट बन रहा होता है, यहाँ कैटालिस्ट है आपका लाइक एक्स। तो अगर रिएक्टेंट और एक्स कैटालिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। अभी आप रिएक्शन करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पर लाइक आपने कैटालिस्ट लिया है बाय, तो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस। आपको हेटेरोजेनियस फाइंड करना है। नाउ ऑप्शन फर्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैटलाइज्ड बाय H प्लस आयन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पर उन्होंने सुक्रोज लिया हुआ है C12H22O11, कैन शुगर भी इसको बोलते हैं। हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, पूरा लिक्विड फेज में चल रहा है बच्चों, और इसकी हाइड्रोलाइसिस को फास्ट करने के लिए हम थोड़ा एसिड डाल देते हैं 2-3 ड्रॉप, वो भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर ना जो एसिड है H प्लस मीन्स एसिड, ये लाइक बिहेव कर रहा है कैटालिस्ट बिकॉज इसकी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। और हाइड्रोलिसिस के बाद नो डाउट ये बनाता है ग्लूकोज पर फ्रैक्टोज, पर उससे यहाँ इसका कुछ लेना देना नहीं था। आपको चेक करना था कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम स्टेट में है कि नहीं। यस ये यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज आपको हेटेरोजेनियस पूछा है। सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लेट्स अगर आपको याद भी नहीं हो तो हम निकाल सकते हैं कि ओजोन आपका रिएक्टेंट है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये दोनों तो गैसेस होंगे तो होमोजीनियस होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ
combination between dinitrogen and dihydrogen to form ammonia in presence of finely divided iron। बच्चों ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है हमारी, एक N2 + 3H2 की हेल्प से हम अमोनिया बनाना है। यहां पर देखिए आप थ्रू आउट गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बने हुए हैं, बट आपका जो कैटलिस्ट है वो बोल रहा है फाइनली आयरन। आयरन किस स्टेट में होता है बच्चों? सॉलिड स्टेट में। ये यहाँ का कैटलिस्ट है, तो देखिए आप यहाँ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। तो थर्ड ऑप्शन हमारा हेटेरोजेनियस आ रहा है बच्चों। फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए अब SO2 हमारा क्या होगा बच्चों? गैसियस होगा। SO2 को आपको SO3 में कन्वर्ट करना है, सब कुछ गैसियस है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगेन ये गैसेस स्टेट में है, तो यहाँ पर कोई भी ऑक्साइड आप नाइट्रोजन का लेंगे, ये गैसियस है, ये गैसेस है, होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पर हेटेरोजीनियस वाला ना एक ही केस नजर आ रहा है बच्चों, वो है थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट, यस, बहुत ही एकदम केमिकल बॉन्डिंग का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग, बस यहाँ आपको ध्यान रखना था, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। चलिए पहला ऑप्शन हमको दे रखा है AlCl3 बच्चों। AlCl3 में एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद इसके लास्ट में आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। फाइन। BeCl2 बेरिलियम पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ये बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। CCl4 कार्बन पर 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर? 8। और PCl5 में यहाँ देखिए बच्चों कितने आएंगे? 10, बिकॉज ये 5 बॉन्ड्स बना रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका। क्या बोल रहा है आपसे कि यहाँ पर इतनी कैसी स्पीसीज जो नॉट हैविंग, जिनके पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। AlCl3 में नहीं है बच्चों, BeCl2 में नहीं है, और PCl5 में नहीं, मतलब देयर आर 3 स्पीसीज। तो आंसर क्या होगा? 4। तो आंसर यहाँ पर बच्चों इसका आएगा 4। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। बच्चों हम आपको बार बार बोलते हैं कि N2 मॉलिक्यूल तक sp मिक्सिंग वाला केस लगने वाला है। तो वहां होता है कि जब हम एनर्जी ऑर्डर लिख रहे होते हैं ना, तो आप पहले लिखते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग फाइन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग फाइन, सिग्मा 2s बॉन्डिंग फाइन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग फाइन। यहां तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप किसी भी मॉलिक्यूल को ले लें। अब इसके बाद नाइट्रोजन तक जो P आता है ना बच्चों, PX PY और PZ आता है, फाइन। अब PX PY PZ में से इन्होंने यहाँ पर PZ को सिग्मा कंसीडर किया है और इनको को कंसीडर किया है पाई। तो जब sp मिक्सिंग होती है तो पाई वालों की एनर्जी सिग्मा से कम हो जाती है। इसमें देखिए सिग्मा की एनर्जी कम है, ये नहीं हो सकता आपका। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे भी सिग्मा की एनर्जी कम है, ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आप देखिए क्या चल रहा है, थर्ड ऑप्शन में तो बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के बाद बॉन्डिंग आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए आप सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग 2s एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर देखिए बच्चों ये PX PY जो पाई है उसकी एनर्जी सिग्मा से कम है, तो पहले तीनों बॉन्डिंग आ गए, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कोई चीज नहीं होगा बच्चों, केवल बॉन्डिंग में ऐसा होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है जेड एक्सिस, उसकी एनर्जी बाय और एक्स से क्या हो जाती है? कम। तो यहाँ पर आंसर बच्चों आने वाला है 4। ये sp मिक्सिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल भी था। ये मैच द कॉलम आया है, एकदम सिंपल आया है। बिकॉज सिंपल इसलिए बोल सकते हैं कि जनरली हमें फुल्डीन पता होता है और हम बोलते हैं फुल्डीन का केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, क्योंकि कार्बन के जो एलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और फुल्डीन, उनमें से फुल्डीन केवल केज लाइक बनाता है। तो अगर किसी बच्चे को फुल्डीन का भी पता है तो भी वो आंसर निकाल सकता था, क्योंकि सी के साथ 4 आएगा। देखो बच्चों अब सी के साथ 4 कहाँ आ रहा है, आप देख लो। फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, सेकंड ऑप्शन में सी के साथ 4 आ रहा है, थर्ड में भी नहीं आ रहा, फोर्थ में भी नहीं आ रहा। तो देखिए आप यहाँ इतना अच्छा क्वेश्चन था कि केवल एक ही ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते थे। तो आंसर तो सेकंड आ रहा है बच्चों, क्योंकि सी के साथ 4 आ रहा है। बट चलिए हम रिमेनिंग भी मैच कर लेते हैं। फर्स्ट कोक, कोक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ए के साथ क्या आना है? 3, यहाँ पर ए के साथ 3 दे रखा है। डायमंड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये फर्स्ट आना है, तो बी के साथ फर्स्ट दे रखा है।
ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट्स होता है बच्चों, तो डी के साथ क्या आना है, सेकंड, ये सेकंड दे रखा है और सी के साथ दे रखा है 4। इस तरह से आंसर किसका कितना होगा, 2। नेक्स्ट, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, लार्जेस्ट आयन मतलब जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन इज, बच्चों फ्लोरीन 9 है, सिंपली हम लिख सकते हैं 2 7। इसको इनर्ट गैस बनाने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा बच्चों, ये कितना आएगा F माइनस, तो 2 8 इनर्ट गैस बन जाएगा, नियरेस्ट मतलब 10 होगा, ऑर्गन की तरह बन जाएगा, एक नेगेटिव के साथ। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। सेकेंड नाइट्रोजन, बच्चों नाइट्रोजन का नंबर 7 है, 2 5 होगा, नियरेस्ट इनर्ट गैस बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस, ना 3 माइनस के साथ होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑप्शन बच्चों सोडियम आ रहा है, सोडियम 11 है, 2 8 1, ये अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके बना देगा Na+, और यहाँ पे भी कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों। लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बना देगा O-2 के साथ 10 इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा है लार्जेस्ट, देखिए बच्चों सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनी हुई है। कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जिसमें जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज होगा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का आ रहा है नाइट्रोजन पर, ये लार्जेस्ट आयन होगा, आंसर इज द 2। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उन्होंने बोला है कि आप स्टेबिलिटी फैक्टर को कंसिडर करके आंसर निकालिए। तो ये देखिए सारा इंडियम, थेलियम, एल्यूमिनियम, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट दे रखे हैं, और ग्रुप 13 में जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, यहाँ पर ना इस पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग इनकी +3 OH स्टेबल होती है, लेकिन जो लास्ट वाला थेलियम है इस पर होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ना वो F ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग के कारण होता है। यह F ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होगी तो इसका पूरा 6s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो थेलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी +1 स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल होगी, तो +3 वाला सॉल्ट +3 से ज्यादा, +1 वाला सॉल्ट +3 से ज्यादा स्टेबल होगा थेलियम का इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब देखिए ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट दे रखा है, मतलब थर्ड ऑप्शन में दे रखा है आपको, तो थर्ड ऑप्शन में थेलियम की +1 OH वाला सॉल्ट है जो इसके +3 से ज्यादा स्टेबल होना है, तो इसका आंसर कौन सा आना है, थर्ड, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट पूछा है बच्चों अगेन। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, यस वेरी गुड, जितने भी हैवी मेटल ऑक्साइड हैं, सिल्वर, मर्करी, उनको हाइड्रोजन से हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। हैवी वाटर यूज्ड टू स्टडी रिएक्शंस मैकेनिज्म, यस, हैवी वाटर D2O होता है बच्चों, नॉर्मल वाटर H2O होता है। हैवी वाटर में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है बिकॉज OD एनर्जी ना OH एनर्जी से ज्यादा होती है, तो इसी बात का हम यूज कर रहे होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करने में, तो ये भी सही है। थर्ड, हाइड्रोजन यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल, आपने डालडा या वनस्पति घी का नाम सुना होगा बच्चों, तो ऑयल के अंदर ना हम क्या पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और वो फिर डालडा में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये सैचुरेटेड फैट्स बनाने वाला यही प्रोसेस है, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन, द HH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लोएस्ट, ये रॉन्ग है बच्चों, हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो HH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो हाईएस्ट है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया है। ई ऑप्शन, हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव आयरन दैट, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल देयर आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि क्या हम हाइड्रोजन का यूज ऐसी मेटल ऑक्साइड के लिए कर सकते हैं जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो, नहीं। आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स हाइड्रोजन की नीचे हैं आप उन्हीं का यूज रिडक्शन के लिए कर सकते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ना हाइड्रोजन के नीचे बच्चों आ रहा है कॉपर, Ag और Au, आयरन तो हाइड्रोजन से भी ऊपर और तो उसके भी ऊपर के मेटल की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन का यूज हम आयरन या फिर उसकी ऊपर वाली मेटल के लिए नहीं कर सकते, उसकी नीचे वाली मेटल के लिए कर सकते हैं, तो ई ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा 2, तो यहां पर आंसर होगा 2। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बारे में बात कर रहा है बच्चों,
of attraction and repulsion between interacting particles that will include intermolecular forces, मतलब यहाँ पर वो वैन डर वाल्स फोर्सेज की बात कर रहा है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज वैन डर वाल्स फोर्स होगा, यस। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अगेन वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा। डिस्पर्जन फोर्स भी वैन डर वाल्स फोर्स होगा, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होगा वो एटम्स एटम्स के बिटवीन बन रहा होगा, तो दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो आंसर जो आना है वो आना है बच्चों ए, बी, सी एंड ई। ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लीजिए, ए, बी, सी एंड ई, ये ऑप्शन आ रहा है हमारा सेकंड। केवल यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी, और यहाँ पर पूछा है कौन सा हो, क्योंकि अभी तक वो नॉट पूछ रहे थे, पर इसमें पूछा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के अंदर आप किसको लेंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़कर हम रिमेनिंग सबको लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड डी है तो रिमेनिंग डी को छोड़कर ऑप्शन आते हैं ए, बी, सी, ई, मींस इसका आंसर कौन सा आने वाला बच्चों, 2। Amongst the given options, which of the following molecules ion act as a Lewis acid? बच्चों लुइस एसिड कौन होता है? लुइस एसिड हम उस स्पीसीज को बोलते हैं जो लोन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। ऐसा कोई भी स्पीसीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, लुइस एसिड। क्या होना चाहिए, या तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए तो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर बैकेंड ऑर्बिटल होना चाहिए। H2O में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ऑक्सीजन में, इसमें बैकेंड डी ऑर्बिटल भी नहीं है क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। BF3 बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है क्योंकि इसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक लोन पेयर को ले लेगा, तो ये बच्चों लुइस एसिड है। OH माइनस अगेन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ बैकेंड डी भी नहीं है। नाइट्रोजन में ऑक्टेट कंप्लीट है और कोई बैकेंड ऑर्बिटल नहीं है, तो बच्चों लुइस एसिड कौन सा होगा, BF3, मतलब आंसर नंबर क्या होगा, 2। The stability of Cu+2 is more than Cu+1 salts in aqueous solution due to, देखिए यहां पर कौन सा फैक्टर काम करता है, पहले हम Cu सॉलिड को Cu गैस में ले जाते हैं, यहां पर बच्चों लगता है ना वो होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, तो यहां पर लगने वाली है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये एंडोथर्मिक होती है, ठीक है बच्चों। हम Cu गैस को कन्वर्ट करते हैं Cu+1 में, अब Cu गैस Cu+1 में जब आएगा तो यहां पर लगेगी आयनेशन एनर्जी, ये भी एंडोथर्मिक होती है। +1 को आप +2 में लेके जा रहे हैं, यहां पर होता है Ie2, ये भी एंडोथर्मिक होता है। +2 को आप किसी भी सॉल्वेंट लाइक वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो Cu+2 को चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंडेड कर लेते हैं और यहाँ पर ना एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये एक्सोथर्मिक होती है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास 3 एनर्जी एंडो और एक एक्सो होती है। क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि Cu+2 ज्यादा स्टेबल होगा, आपसे बोल रहा है, बस इसका रीजन पूछ रहा है। देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि +1 और +2 दोनों की एंथैल्पी सेम आएगी, दोनों में ही आप Cu सॉलिड को Cu गैस से ले जाएंगे, ठीक है। सेकंड को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। सेकंड आयनेशन एंथैल्पी एंड फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी आपकी केवल Cu+ तक लगेगी, मतलब Cu+ तक जाने में आपको एक ही बार 2 बार एंडोथर्मिक में जाना पड़ेगा। पहली बार तो आप हीट ऑफ एटमाइजेशन के लिए गए और दूसरी बार यहाँ पर गए, ये 2 बार होगा Cu+1 के लिए। अगर आप Cu+3 पे जाते हैं तो Cu+2 पे जाते हैं तो +1 को +2 में ले जाने के लिए Ie2 लगाना पड़ेगा, 3 बार एंडोथर्मिक होगा। तो Cu+2 में 3 बार एंडोथर्मिक होगा, Cu+1 में 2 बार एंडोथर्मिक होगा। फिर भी Cu+2 स्टेबल क्यों हुआ है, क्योंकि Cu+3 की जो एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, हुआ क्या है कि Cu+2 की ना हाइड्रेशन एनर्जी Cu+1 से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इससे बहुत ज्यादा है, तो ये क्या कर देता है, इसकी जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी में ज्यादा लगा है ना एंडोथर्मिक, उसको कंपनसेट कर देता है। तो इतना ज्यादा कंपनसेशन हो जाता है कि सेकेंड आयनेशन एनर्जी को कंपनसेट कौन करता है, हाइड्रेशन एनर्जी Cu+2 की, इसलिए Cu+2 ज्यादा स्टेबल होगा Cu+1 से, तो आंसर होगा 2 बच्चों। Which one of the following statement is correct, ठीक है, ये एनसीईआरटी का पूरा ना बच्चों एकदम एस ब्लॉक का कैल्शियम और मैग्नीशियम का एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है। जिसने ये पैराग्राफ ठीक से पढ़ा होगा, सही कर दिया होगा, और आप तो बायो के बच्चे हैं तो वैसे भी ठीक कर दिया होगा आपने। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम, ये गलत है बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम चाहिए हमें।
द बोन इज ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, यहां पर आएगा नॉट इनर्ट। मैग्नीशियम प्ले रोल इन न्यूमरस, ये मैग्नीशियम जो रोल प्ले नहीं करता है, यहाँ कैल्शियम करता है बच्चों। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम का ह्यूमन बॉडी के लिए जो चाहिए वो होती है एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 0.2 to 0.3 ग्राम। तो ऑप्शन आंसर होगा 4। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर नंबर टाइप्स ऑफ लिगेंड सेम होते हैं दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। फर्स्ट में क्या आ रहा है, अमाइन आ रहा है आपका, एक क्लोराइडो आ रहा है, ये हीट्रो होगा क्योंकि दो टाइप के लिगेंड आ गए। सेकंड ऑप्शन में अमाइन आ रहा है, कार्बोनेटो आ रहा है, अगेन हीट्रो होगा बिकॉज लिगेंड्स दो टाइप्स के हैं। ट्राई अमाइन एक्वा आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, इसमें भी लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइप के हैं, ये भी हीट्रो होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, मतलब यहां पर ना आपका जो लिगेंड आ रहा है वो केवल क्या आ रहा है, ऑक्जेलेटो। अब अगर ये ऑक्जेलेटो है तो ये होमोलेप्टिक होगा, तो आंसर क्या होगा 4, ये करेक्ट है। नेक्स्ट मैच अगेन, मैच द कॉलम आया, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने थे, हम सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड भी आ रहा होता तो उससे भी आंसर आपका निकल आता। लेट्स हम सारे आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड पहले बनाते हैं हम, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, ठीक है। H2SO3 अगर होता है तो ये है सल्फ्यूरस, मतलब सल्फ्यूरस में क्या होगा, H2 पर SO3 होगा, तो ये है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है बच्चों, सल्फ्यूरस है ये। फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स ना बच्चों, आपको एक वाटर निकालना था, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल लेकर एक वाटर आप निकालेंगे, तो यहाँ पर ना देखिए OH आ रहा है एक, मतलब एक OH तो आपने काम में ले लिया, एक ही OH बचेगा यहाँ, क्योंकि एक OH जो काम में लिया उसमें से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा इस तरह से, ये तो ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और एक आया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें एक और O एक्स्ट्रा लगाना है, मतलब ऐसे बनाना है उसको, ये है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब उन्होंने नंबर S+O दे रखा है, SOH दे रखा है, ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सा आने वाला है बेटा हमारा। चलिए, अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी वहां सिंपलेस्ट पता होता तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या किया था बच्चों, S 2 टाइम्स डबल बॉन्ड O थे और 2 टाइम्स OH थे। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास 2 SOH बॉन्ड होंगे और 2 S डबल बॉन्ड बॉन्ड होंगे, मतलब ये होना है फोर्थ, तो बी के साथ तो फोर्थ आना है बच्चों। अब देख लो बी के साथ फोर्थ कहाँ आ रहा है बच्चों, ए ऑप्शन है बी के साथ 4 आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है, लेकिन सेकंड में और फोर्थ में तो नहीं आ रहा, तो ये पक्का नहीं है, मतलब अब फर्स्ट और थर्ड में से हमें एक निकालना है। तो लेट्स सल्फ्यूरस और चेक कर लेते हैं हम। सल्फ्यूरस में आ रहा है बच्चों S डबल बॉन्ड O OH OH, तो सल्फ्यूरस में क्या आ रहा है बच्चों, 2 टाइम्स OH आ रहा है, 1 टाइम OR, ये आ रहा है ना S, मतलब D के साथ सेकंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास D के साथ सेकंड कौन सा आ रहा है, 1 में आ रहा है, मतलब आंसर कौन सा होगा इसका 1, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स आपने देख ही लिए पहले। The reaction that does not takes place in a blast furnace between 900 to 1500 K temperature range during extraction of iron। ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन की मेटलर्जी कर रहे होते हैं, तो ऊपर ऊपर वाला पार्ट जहां पर टेम्परेचर लोएस्ट होता है अराउंड 500 टू 800 केल्विन होता है, वहां पर ना ये चल रहा होता है इसका रिडक्शन, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन। और ये जो टेम्परेचर जोन आपको दिया है 900 से लेकर 1500 के, ये स्लैग फॉर्मेशन जोन होता है। यहाँ पर एक तो स्लैग बनेगा, थर्ड होगा, साथ में Fe और O, Fe प्लस मतलब FeO का रिडक्शन होगा यहाँ पर, और ये CO2 का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर रिडक्शन जोन और स्लैग फॉर्मेशन जोन ये वाला चल रहा होता है। तो इस जोन में ना रिएक्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चल रही होती है।
तो 900 to 500 1500 के में ना फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, बट फोर्थ वाला ना ये लो टेम्परेचर जोन में जाकर होता है, मतलब 500 to 800 केल्विन होता है। तो हमसे नॉट पूछा है, मतलब कौन सा होगा, आंसर नंबर होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, अगेन इनकरेक्ट पूछा है बच्चों आपसे। ये एनसीईआरटी की पूरे पैराग्राफ से एक लिए हुए हैं सारे स्टेटमेंट। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर आयनिक, यस सारी मेटल ऑक्साइड आयनिक बनाती है स्कैंडियम के अलावा। करेक्ट ऑप्शन। द हाईएस्ट OS नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड इन अटेंशन, स्कैंडियम में +3 से लेकर मैग्नीशियम +7 तक चलता है, ये भी सही है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम V2O3 टू V2, ये देखिए बच्चों, आप इनऑर्निक मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। इनऑर्निक मेटल ऑक्साइड में जैसे जैसे नॉन मेटल की OS बढ़ती है तब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। ये बोल रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि वेनेडियम है +3 में है, V2O3 में कितना है +3, V2O4 में कितना होगा +4, और वहां पर होगा +5, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, ये बढ़ा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब सी ऑप्शन तो रॉन्ग है। पूछा है हमसे इनकरेक्ट, तो देख लिए आप सी कहां पर दिखाई दे रहा है, पहले तो आपको सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है थर्ड ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में, ठीक है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो नहीं है पक्का। डी, V2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव VO4-3 सॉल्ट, ना बेटा ये रॉन्ग है। V2O4 को अगर हम एसिड में डिजॉल्व करते हैं तो Va2+ सॉल्ट बनाता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो देखिए सी रॉन्ग है आपका, डी रॉन्ग है। ई, CRO इज बेसिक बट Cr2O3 एम्फोटेरिक, यस ये करेक्ट है, बिकॉज Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है और CRO बेसिक होता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ बच्चों सी एंड डी, मतलब आंसर नंबर होगा आपका 2। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, देखिए जो कॉम्प्लेक्स आपको दिए बेटा यहाँ पर सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा है। फर्स्ट में देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। आपको देखना है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी मींस, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखिए EN दे रखा है, ये डाइडेंटेड लिगेंड है, चीलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, इसलिए बाकी सभी से ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से ना इथाइलिन डायमाइन चीलेट बना रहा होगा बच्चों, और चीलेट फॉर्मेशन के कारण ही ये रिमेनिंग और से स्टेबल होगा। तो आंसर कौन सा होगा 2। ठीक है बेटा, आई होप आपका सबका पेपर बहुत ही अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।